तो ये अलायंस ना होकर के एक एडजस्टमेंट, अलग अलग धाराओं की राजनीतिक पार्टियों की इस बात के लिए कि धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य को बचाना है, उसके नव उदारवाद की नीतियां, निजीकरण की नीतियां कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से शुरू हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आपको ये नहीं मिलेगा कि वो आएंगे तो निजीकरण की नीतियों को पलटेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बने हुए लोकल लेबर को एजुकेशन पॉलिसी असल में एक दस्तावेज है शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण, व्यवसायिकीकरण और केंद्रीय। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हरियाणा के सेक्रेटरी कॉमरेड सुरेंद्र मलिक हमारे साथ है, तो उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि इस पूरे चुनाव अभियान को और इस रिजल्ट को कैसे देखते हो, जो मैंडेट जनता ने दिया है। तो धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले तो हमें इस देश की जनता को, विशेषकर मेहनत कर जनता को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में देश के संविधान को, देश में संवैधानिक एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य की रक्षा में अपना एक मैंडेट दिया है। जिस तरह से ये चुनाव जो लड़ा गया, ये कोई बराबरी का, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं लोकतंत्र के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तमाम तरह की शासक वर्गों की जो ताकतें हैं, उसमें कॉरपोरेट का धन भी है, उसमें मीडिया है जिसको आप गोदी मीडिया पूरा, क्योंकि नियंत्रण कॉरपोरेट का उसके ऊपर, तमाम तरह की एजेंसीज, चुनाव आयोजित करवाने वाली एजेंसी समेत, जिसमें आप इलेक्शन कमीशन, आपका तमाम ईडी का और सीबीआई का, ये जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब एक तरफ काम कर रही थी, बीजेपी के लिए काम कर रही थी, अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ तमाम तरह से, ताकि कोई किसी तरह से वो मुकाबला ना कर पाए, उसके लिए तमाम तरह की कार्रवाइयाँ की गई। ईडी से लेकर के गिरफ्तारियाँ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स तक का, अपोजिशन के खाते तक भी सीज किए गए, उसमें कांग्रेस इन्हीं सीपीएम के भी खाते सील किए गए और कोशिश की गई कि उनको किसी भी तरह से रोका जाए। उसके बावजूद पिछले 10 साल का जो अनुभव लोगों का रहा, उसमें जो इंडिया गठबंधन का बनना अपने आप में, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी शामिल थी, जिसका मुख्य मकसद, ध्येय बना, ऑब्जेक्टिव बना कि देश में जनतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को हराना जरूरी है। और उस आधार के ऊपर जिस तरह से कॉरपोरेट के लिए देश के तमाम संसाधनों को लूटा गया, लुटवाया गया, नीतियां बना करके उनको तमाम तरह के कंसेशंस दिए गए, जिससे देश में असमानता पैदा हुई, भयंकर बेरोजगारी पैदा हुई, महंगाई बड़े पैमाने के ऊपर। तो इस तरह से देश के अंदर जनतंत्र के बचाने के साथ साथ अपने रोजी रोटी के सवाल, उसमें कृषि का संकट है, किसानों का आंदोलन रहे, उसमें उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का है, रोजगार की, लोगों को, नौजवानों को खास तौर पर, आज हमारे भयंकर ऐतिहासिक बेरोजगारी देश के अंदर थी, तो उसमें रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जाए, ये एक मुद्दा बना। महंगाई को कैसे कम किया जाए, एक मुद्दा बना। और इस आधार के ऊपर जो इन्होंने एक सांप्रदायिक आधार पर तमाम तरह के, आप ये कहोगे कि संविधान की उल्लंघना करते हुए, आचार संहिता की उल्लंघना करते हुए, पूरी की पूरी बीजेपी इंक्लूडिंग मुख्य हमारे देश के प्रधानमंत्री, बेरोक टोक ढंग से ये सब किया गया। उस सब के बावजूद ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम एक तरफा ढंग से सारा मीडिया, दौलत, एजेंसी सब काम कर रहे थे, लेकिन जनता का विवेक, जिसने इस देश के अंदर हमारी विरासत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपना मैंडेट दिया है, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी हरियाणा की भी मेहनत कर जनता को और देश की भी मेहनत कर जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, सलाम करता हूँ। इलेक्शन के दौर में एक इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन का कोई मिनिमम साझा कार्यक्रम हम नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस का अपना एक घोषणा पत्र है, सीपीआईएम जो आपकी पार्टी है उसका एक अपना घोषणा पत्र है। तो आप अपनी भूमिका कैसे देखते हो इंडिया गठबंधन बनाने में, और उस अपने घोषणा पत्र के तौर पे कैसे देखते हो? इसमें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारा बहुत पहले से, और मैं कह सकता हूं कि इसमें इंडिया नाम से जो अलायंस बना, इसमें हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेफ्ट पार्टीज का, सीपीआईएम का खास तौर पे मैं कह सकता हूं।
क्योंकि हमारा ये मानना था, जिसके लिए हमने प्रयास किया भी, कि बीजेपी जो कि अन्य पार्टियों की तरह से एक पार्टी नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित नियंत्रित एक पार्टी है, जो कि एक फांसीवादी संगठन है, जो हिंदुत्व के नाम पर देश में एक फांसीवादी निरंकुशता का शासन स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला प्रमुख कर्तव्य आज इस देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों का, देशभगत ताकतों का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि देश में हमारी संवैधानिक बुनियाद व्यवस्था की बुनियाद जो है उसको बचाए रखने के लिए बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। और उसके लिए ये भी हमारी स्पष्ट समझ रही, जो व्यवहार में जिसका आप देखोगे जो उसका रूप उभर के आया, कि ये इस तरह का अलायंस कोई नेशनल लेवल पे आप इसका एक अलायंस के रूप में, गठबंधन के रूप में ये संभव नहीं है। स्टेट टू स्टेट, अलग अलग राज्यों के स्तर के ऊपर, क्योंकि अकेली कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है, नेशनल लेवल की सारी पार्टियां नहीं है, रीजनल पार्टीज भी हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। तो इस तरह से स्टेट टू स्टेट वहाँ की राज्यों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य ध्येय हो, उद्देश्य हो कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। इसलिए नाम बेशक इसका अलायंस है, हमने इसका विकल्प भी सुझाया था, लेकिन जो भी स्वीकार किया हम उसका असर है। तो ये अलायंस ना होकर के एक एडजस्टमेंट, अलग अलग धाराओं की राजनीतिक पार्टियों की, इस बात के लिए कि धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य को बचाना है, उसके लिए बीजेपी को हराना है, इस उद्देश्य से ये एक साथ आए। और उसी के चलते हुए अल्टीमेटली जो हम देखेंगे कि केरल में, बंगाल में, पंजाब में इन्हीं घटक दलों की पार्टियां आपस में चुनाव भी लड़ रही थी। क्योंकि अगर बीजेपी को हराना मुख्य ध्येय है तो कांग्रेस और सीपीआईएम का केरल में इकट्ठा होने से तो बीजेपी को ही फायदा मिलता है, क्योंकि मुख्य जो ताकतें हैं वहाँ पर जो दो आप कह सकते हैं मोर्चे हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एक का जिसका नेतृत्व एलडीएफ का सीपीआईएम करती है, यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस करती है, तो मुख्य वो ताकतें हैं। तो उनके इकट्ठा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मतलब है कि बाकी का पूरा स्पेस बीजेपी को दे देना। तो इस तरह से हमने कहा था स्टेट टू स्टेट होगा। तो वहाँ आमने सामने थे हमारी, बंगाल में भी यही है, टीएमसी की सरकार है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और वहाँ पर आज बीजेपी को अगर हराना है तो अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं लेफ्ट, कांग्रेस, सब टीएमसी, तो इससे पूरा अपोजिशन का स्पेस, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सारा का सारा बीजेपी के पास चला जाता है। और उसने साबित किया, जबकि कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल के ऊपर उनकी कोशिश थी कि ये अलायंस इस तरह का बंगाल के अंदर इकट्ठा हो, बट लेफ्ट पार्टी ने साफ तौर पे कहा हम वहाँ टीएमसी के साथ नहीं जा सकते और ये बीजेपी को फायदा पहुँचाएगा। अल्टीमेटली वो हो नहीं पाया, और आज हम देख रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर चुनाव हुए हैं तो वहाँ बीजेपी पहले से कम आई है। पिछले चुनाव में जो उसकी जितनी ताकत थी उससे 6 सीटें उसकी कम हुई है। तो एक तरह से बीजेपी को हराने के लिए बना था। इसी तरह पंजाब का था, क्योंकि बीजेपी पंजाब के अंदर चौथे नंबर की पार्टी है, मुख्य ताकतें आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, तो वहाँ इसलिए उनके बीच का तालमेल नहीं बना, और जाहिर है उसका बीजेपी को खाता तक नहीं खुला। इस तरह से दिल्ली में क्योंकि मुख्य फोर्स बीजेपी है, आप पार्टी है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, वहां आने के लिए इकट्ठा हुए। आपका चंडीगढ़ के लेवल पर आपने देखा, हरियाणा के स्तर पर आपने देखा। तो इस तरह से ये जो एक अप्रोच बनाई गई वो उसने उसका प्रभाव पड़ा। इसने एक वातावरण, एक कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में बनाया। लोग दुखी थे, लोगों में गुस्सा था, लेकिन उसको चैनलाइज करने का प्लेटफॉर्म इंडिया के नाम से ये गठबंधन ये प्रदान कर पाया, जिसकी वजह से आज बीजेपी को देश के स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मैंडेट लोगों ने दिया, बीजेपी को हराया है। कांग्रेस एक घोषणा पत्र लेके आई, इसका व्यापक चर्चा पूरे देश में हुई है। 5 न्याय, 5 गारंटी, 25 गारंटी। सीपीएम भी अपना एक घोषणा पत्र लेके आती है, तो अंतर क्या है दोनों के घोषणा पत्र? बहुत बड़ा अंतर है। कुछ चीज़ें हालांकि उसके बावजूद भी आप कॉमन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि उद्देश्य एक है कि आपको एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बचाना है, संविधान को बचाना है,
और उसके साथ साथ इस समय के ऊपर जो सबसे बड़ा मुद्दा जैसे महंगाई का, बेरोजगारी का, कृषि के संकट का, तो उसको लेकर के उन्होंने कुछ घोषणाएं की जो फौरी तौर पर आज जो हमारे सामने जो मसले उभर के आए हैं। लेकिन उनमें अगर आप देखोगे, क्योंकि कॉमन इसलिए नहीं है कि पॉलिसी के लेवल के ऊपर ये नव उदारवाद की नीतियां, निजीकरण की नीतियां कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से शुरू हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आपको ये नहीं मिलेगा कि वो आएंगे तो निजीकरण की नीतियों को पलटेंगे। राहुल जी के भाषण में जरूर अडानी अंबानी के खिलाफ ये बातें हुई, बोलते थे कि लेकिन निजीकरण पे रोक लगाएंगे, लेकिन निजीकरण ऐसा कहीं को रोक नहीं लगाएंगे। ना सिर्फ लोग बल्कि सीपीआईएम का ये कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पर आपके रक्षा उत्पादन से लेकर के हमारे तमाम प्राकृतिक और सार्वजनिक संसाधनों को उनके हवाले किया गया है। तो हमारा साफ तौर पे ये कहना था, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा भी कि बहुत सारे बुनियादी क्षेत्र के अंदर जो आज नीतियां जो प्राइवेटाइज किया गया है, ये हमारे देश की आर्थिक संप्रभुता को भी इसने चोट पहुंचाई है। अगर देश की आर्थिक संप्रभुता को बचाना है तो उसके लिए इन नीतियों को पलटना पड़ेगा। अब उसमें आप ये देखोगे कि आपके ऊर्जा के क्षेत्र में है, वो चाहे आपका बिजली का हो, वो आपका तेल का हो, चाहे कोल का हो, तमाम ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर आज डोमिनेंस वो प्राइवेट सेक्टर का बन गया है। और ऊर्जा ये रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है, इसके बगैर पूरा आपका देश का कृषि उद्योग जो भी है वो उस पर निर्भर है। तो हमारी संप्रभुता कैसे बचेगी, आत्मनिर्भरता कैसे बचेगी, आप उनको हवाले कर दिया गया। तो इसको पलटा जाना चाहिए, ये रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है। इसी तरह से परिवहन का है, आपने रोडवेज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बंदरगाहें हो, चाहे हवाई अड्डे हो, ये तमाम के तमाम प्राइवेटाइजेशन की तरफ इनको पलटना पड़ेगा। इसी तरह से आपका शिक्षा के, स्वास्थ्य के, आपके ये कहोगे कि जो आपके पर्यावरण से संबंधित जिस तरह का मुद्दा आज बना है, जल जंगल जमीन के, ये प्राकृतिक खजाने हैं, हमारे संविधान के मुताबिक देश की जनता इनकी मालिक है। इनको कानूनों में इस तरह से संशोधन करके प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने दिया है। तो क्या आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में था कि इनको हम वापिस राष्ट्रीयकरण की तरफ लेके जाएंगे? इनको हमारा था कि हम इसके लिए काम करेंगे कि ये पॉलिसीज पलटी जाए, ये नीतियां बदली जाए। ठीक है, किसानों के लिए एमएसपी खरीद की गारंटी कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है, वो हमारे में भी है, लेकिन सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। लेकिन लेबर कोड रद्द किया जाए, इस बारे में भी, एमएसपी के संबंध में भी हमारा और कांग्रेस के बारे में एक और फर्क है। हमारा ये कहना है कि तमाम फसलें उनको एमएसपी के दायरे में लाया जाए और सार्वजनिक खरीद और भंडारण की व्यवस्था को बढ़ाया जाए। साफ तौर पर हमने लिखा था कि हमें सालाना कम से कम 10,000 मंडियां नई खड़ी करनी पड़ेगी। एमएसपी घोषणा कर देने से बात नहीं बनती, इसके लिए स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। और उसके साथ इतना भी नहीं है, उससे आगे की बात भी है। जब आप ये पूरा अगर सरकार की तरफ से खरीद और भंडारण की व्यवस्था नहीं करोगे तो अल्टीमेटली फिर कॉरपोरेट के पास जाना है। तो इसमें हमारे यहाँ गांव देहात में आज बहुत बड़ी संख्या में जो बेरोजगारी पैदा हुई है, अगर रोजगार देना है तो उसके लिए आपको कॉपरेटिव्स, एग्रीकल्चर के अंदर लागत घटानी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात यह है खरीद, जैसे आप देखें हरियाणा देश के अंदर सब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पंजाब के बाद से मार्केटिंग के लेवल, उसके बावजूद भी हर ब्लॉक तक आज मंडी नहीं है। ब्लॉक लेवल तक मंडी बने और वहीं भंडारण की व्यवस्था हो और वहीं से इसकी जो प्रोसेसिंग है, जिसको आप कहते हैं कि भाई अलग अलग चीजें जो धान है, चावल है, गेहूं है और है, उनकी साफ सफाई करते हुए और उसमें वैल्यू एडिशन, यानी कि उसमें और चीजें बना करके और उसकी मार्केटिंग तक, अगर ये व्यवस्था कोऑपरेटिव लेवल पे की जाए तो देश के अंदर हमारे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और ये आत्मनिर्भरता का एक रास्ता है। इससे महंगाई को भी रोका जा सकता है। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा का हमारा ये कहना कि सिर्फ इतना नहीं कहा, आपने कहा कि 10 किलो, हमारे में भी है 10 किलो प्रति व्यक्ति, उनका भी है 10 किलो प्रति व्यक्ति। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के हमारे घोषणा पत्र में इसमें आगे जाकर अंतर ये है कि हम 10 किलो तक नहीं रुकते। हमारा ये कहना है कि इसके अलावा भी आवश्यक वस्तुएं जो केरल के अंदर है, उसमें तमाम नागरिकों के लिए जरूरत की चीजें कंट्रोल रेट पे सरकार खरीदे, उपलब्ध कराए आम लोगों को, ताकि बड़ी पूंजी जो है वो अपने मुनाफे के लिए लोगों को कई बार वो अपने कीमतें बढ़ा करके लूट लेती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आवश्यक वस्तुएं कंट्रोल रेट पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करते हुए उपलब्ध करवाई जाए। लेबर कोड का मामला यही है
उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी उस समय पर भी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लोकसभा के अंदर ये बिल पास हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बने हुए लेबर कोड, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 4 लेबर कोड, चारों लेबर कोड, कांग्रेस ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया, ये एक तथ्य है लोकसभा के अंदर। हालांकि राज्यसभा में एक खास परिस्थितियां थी कि जिसमें बायकॉट करना पड़ा, सारे विपक्ष को करना पड़ा, क्योंकि जो डिवीजन मांगा गया था कृषि कानूनों के ऊपर कि इसको आज ना बनाया जाए, इन कानूनों को स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाए, जिसको स्वीकार नहीं किया गया, और जो डिमांड करने वाले एमपीज थे उनको सस्पेंड करके वॉइस वोट से पास कर दिया गया। इसके विरोध में बाइकॉट किया था, उसकी अनुपस्थिति में वो पास करवाया गया। तो राज्यसभा को छोड़ दो, लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध नहीं किया था, लेबर कोड्स का, तो उसका समर्थन करने वाली थी। हमारी पार्टी साफ तौर पर, ये बिल्कुल गुलामी का दस्तावेज है, और ना सिर्फ इनको वापस ये रद्द होंगे, बल्कि लेबर कानूनों को मजबूत किया जाए। क्यों नहीं हर उद्योग के अंदर यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए, और उसमें यह है कि जैसे आप अलग अलग संस्थाओं के लेवल पर होता है, विधानसभा का, लोकसभा का, उद्योग के लेवल पे सब वर्कर्स वोट करें, अपनी यूनियन का चुनाव करें, उनको मैनेजमेंट के अंदर भी उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं होना चाहिए। लेबर तो डेमोक्रेटाइज राइट्स के लिए ना सिर्फ उन कानूनों की बहाली हो, बल्कि उनको मजबूत किया जाए, उनके लागू करने का इंश्योर करना। कानून थे लेकिन उनके पहले भी उल्लंघना हो रही थी। तो आज हम ये देख रहे हैं अनेकों जगह पे मजदूर मर रहे हैं, कोई इंस्पेक्टर जा सकता नहीं, कोई इंस्पेक्शन हो सकता नहीं। ये बीजेपी के राज से पहले शुरू हो चुका था, तो चल रहा है, महीने को दुर्घटना है और ये मजदूर मर रहे हैं। इसके साथ में बहुत से कानून बीजेपी ने बनाए हैं, जो संविधान में भी अमेंडमेंट किया है, जो जन विरोधी कहीं ना कहीं लगता है। चाहे वो धारा 370 का मसला है, चाहे ये सूरज कुंड एक योजना लेके आई है कि कैसे आंदोलनों को कुचलना है, इसके साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इन पे कांग्रेस मुझे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उनमें बदलाव करती दिख नहीं रही है। तो सीपीएम का क्या मानना था कि क्या इनमें जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको वापस किया जाएगा? बिल्कुल, हमारी स्पष्ट तौर पर हमारे घोषणा पत्र में आप पाओगे, और घोषणा पत्र में तो तब आया है जब उससे पहले हम इसके खिलाफ लगातार, जब ये पॉलिसी बनी हमने इसका विरोध किया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी असल में एक दस्तावेज है शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण, व्यावसायिकीकरण और केंद्रीयकरण का। ये दस्तावेज है जो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ है, जो हमारे जनतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो शिक्षा का व्यापारीकरण कर देने से शिक्षा का अधिकार का जो कानून बना था उसकी वायलेशन, तो हम इसका उस समय से विरोध करते आए। तो इसलिए हमारे घोषणा पत्र में साफ थी, हम इस नई शिक्षा नीति को रद्द करेंगे, और ना सिर्फ इसको रद्द करेंगे बल्कि यूनिवर्सल तौर पर सबको शिक्षा का समान रूप से अधिकार मिले, उसके लिए हमारे देश की जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाए, और उसमें क्वालिटी एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन। इन्होंने जिस तरह से कॉमनलाइज किया गया है, तमाम प्रगतिशील साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने वाला जो भी सिलेबस में, उसको हटा करके और हमारे उसको डिस्टॉर्ट करके इतिहास को सांप्रदायिक आधार के ऊपर जिस तरह से सिलेबस तैयार किए गए हैं, इन सब को हटा करके प्रगतिशील एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने वाला, समाज के विकास के लिए जरूरी है कि एक ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश के अंदर डेवलप हो एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ, और उसमें हम आत्मनिर्भर बने देश। इसके लिए हमें रिसर्च के ऊपर खास तौर पर ज़्यादा निवेश करने की जरूरत है, नए इनोवेशंस, नई नई खोजें, टेक्नोलॉजिकल, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए एजुकेशन के ऊपर हमारा स्पष्ट समझदारी थी कि देश को अगर आगे लेके जाना है तो उसके लिए शिक्षा के ऊपर देश को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। 6% उसके ऊपर जीडीपी का खर्च करना होगा। जमीन का एक सवाल है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लेके कि भूमिहीनों को हम जमीन देंगे। स्वामीनाथन आयोग भी कहता है कि कम से कम 1 एकड़ भूमि मिलनी चाहिए। सीपीएम का क्या मानना है कि देश लेवल पे या हरियाणा लेवल पे अलग अलग परिस्थिति को देखते हुए जमीन का आपका क्या मानना है? कितनी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सीपीआईएम अकेली पार्टी है इस देश के अंदर, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिसने आज़ादी के आंदोलन के अंदर जो एजेंडा बना था, इवन कराची कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस की थी उसके अंदर ये बात तय हुई थी कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे देश के स्तर के ऊपर। अंग्रेजों ने जिस तरह की लैंड सेटलमेंट की थी उसमें जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया था। तो इस तरह से आज़ादी के बाद का ये उस समय का कांग्रेस पार्टी के भी अधिवेशन में तय हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा लागू नहीं किया। लेकिन कम्युनिस्टों ने
जहाँ पहली उनकी सरकार केरल के अंदर बनी थी कम्युनिस्टों की 1957 के अंदर, पहला काम उसने आते ही किया था लैंड रिफॉर्म्स का। जो जमीन जोतने वाले हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको जमीन देने का। इसी तरह से हमने बंगाल में किया, इसी तरह से त्रिपुरा में किया। जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों की सरकार आई राज्यों के स्तर के ऊपर, हमने इस एजेंडे को लागू किया। और आज भी हमारा देश में ये कहना है कि भूमि का और सेंट्रलाइजेशन होता गया है। आज बड़े पूंजी जो है वो छोटा किसान लगातार वो भूमिहीन होता जा रहा है और भूमि का संकेंद्रण होता जा रहा है। तो इस तरह से लैंड सीलिंग कानून जो कांग्रेस पार्टी के समय पर भी जिसको कमजोर किया गया था, उसमें बहुत सारी छूट और दे दी गई थी। लैंड सीलिंग एक्ट लाना चाहिए, यानी कि कुछ हदबंदी हो, सीमाबंदी हो और सरप्लस लैंड को वो भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को, उनको दी जानी चाहिए। ये पूरे देश के स्तर के ऊपर हमारी पार्टी का एजेंडा था, है, आज भी है। हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर दर्ज किया गया है। इसके बगैर आप जाति प्रथा, जातिगत भेदभाव को भी, उस शोषण को भी नहीं मिटा सकते। जहाँ जहाँ लैंड रिफॉर्म किए गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हुआ हो, चाहे बंगाल में हुआ हो, चाहे केरल में हुआ हो, चाहे त्रिपुरा में हुआ हो, वहाँ आप ये पाओगे कि इस तरह से जातिगत आधार के ऊपर जो शोषण उत्पीड़न के मामले हैं वो कम हुए हैं। और इसीलिए एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो कई जगह के ऊपर, क्योंकि जो दलित जातियाँ, उत्पीड़ित जातियाँ जो ऐतिहासिक तौर पर रही हैं, उनके नाम पर जो को न्याय नहीं मिलता है, उनके नाम पर संगठन भी बने हैं, पार्टियां भी बने हैं, उन पार्टियों ने उन भावनाओं का दोहन भी किया है। लेकिन केरल के अंदर, बंगाल के अंदर इस तरह से जातिगत आधार के ऊपर वो संगठन नहीं पनप पाए, वो पार्टियां नहीं पनप पाई, क्योंकि वहाँ उस जाति प्रथा की जड़ों को काटने वाली नीतियों को लागू किया गया। तो ये एक एजेंडा देश के स्तर के ऊपर हमारा रहा है, लागू किया गया है और जरूर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो हम इसके लिए काम करते हैं। धारा 370 का एक मामला बहुत बड़ा रहा जम्मू कश्मीर का, जिसमें बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहती है कि हमने धारा 370 तोड़ दी है, हमने आतंकवाद को कुचल दिया है। लेकिन वहीं कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार से और लद्दाख में निर्दलीय उम्मीदवार से हार जाता है। इसको जनता को कैसे देखते हो? क्या धारा 370 पे इंडिया गठबंधन का ठोस कोई पक्ष न आना या कोई दूसरा कारण है? मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन कोई एक पार्टी नहीं है, ना ये गठबंधन है, ये एक एडजस्टमेंट है। लेकिन इसके अंदर शामिल अलग पार्टियां, हमारी पार्टी आप याद करके देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी धारा 370 के खिलाफ आया तो हम इसके विरोध में थे और पार्टियां नहीं बोली। हम इसके खिलाफ आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारी पार्टी उसके अंदर, हमने ही उसको चैलेंज किया है। और भी लोग हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों में CPIM भी एक पार्टी रही है धारा 370 को खत्म करने का। क्योंकि ये हमारा ये मानना, क्योंकि ये धारा 370 एक ब्रिज था जो उस समय के ऊपर ये प्रमाणित हुआ कि हमारा देश एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन रहा है, वो एक धर्म के आधार के ऊपर राष्ट्र नहीं बन रहा है। तो एक तरह से जम्मू कश्मीर जो जिसमें बहुमत मुस्लिम आबादी थी, अल्पसंख्यक आबादी थी, जिसका बॉर्डर भी पाकिस्तान से नहीं लगता था, लेकिन उन लोगों ने भारत के साथ आना तय किया। शंकाएं थी क्योंकि वातावरण सांप्रदायिक था। उनको विश्वास दिलाने के लिए कि आपकी कल्चर, आपकी ये सब चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, तो इसके तहत इस भरोसे का ही नाम था 370, जिसको तोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ था, या उस RSS लगा लो, हिंदू महासभा लगा लो, ये उस समय पर भी इसके खिलाफ थी, क्योंकि वो धर्म के आधार के ऊपर राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले इस देश के अंदर ये सावरकर ही थे। तो RSS के लोग भी ये लोग थे। तो वो शुरू से, क्योंकि इनकी और उनकी राजनीति एक दूसरे को बढ़ावा देने की राजनीति है जो सांप्रदायिक आधार पर है, इसलिए धारा 370 खत्म करना उनके एजेंडे पर, ताकि देश के अंदर ध्रुवीकरण पैदा हो सके। अब ये कोई जम्मू के कश्मीर की जनता के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके हित के लिए थोड़ा किया गया होता तो ये हिम्मत क्यों जो आप कह रहे हैं, तो फिर जाते हैं ना वहाँ पे। आज उनको कैंडिडेट तक नहीं मिला वहाँ पे कश्मीर में। तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि इंडिया गठबंधन की और क्यों नहीं, वो इंडिपेंडेंट हो या जो भी हो, एक असर्शन है लोगों का, जिसमें लग रहा है लोगों को कि इस मामले में जिस तरह का व्यवहार बीजेपी की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में जो किया, उसको मुखरता से, अब एक आदमी है जिसको जेल में डाल रखा है, उसको आतंकवादी कह के कुछ भी करके डाल दो, अनेकों लोगों को डाल रखा है। तो एक तरह से ये उसका प्रोटेस्ट है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, जो अनेकों लोगों को वहाँ जिस तरह से जेलों में डाला गया, उत्पीड़ित किया गया,
तो उसका विरोध है जिसको आप एक उसके रूप में देख रहे हैं। यही बात आप वहाँ पाओगे लद्दाख के स्तर पर। वहाँ कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका अलायंस है, वो जिस कैंडिडेट को दे रहे हैं, वहाँ की जो जनता जो आंदोलन में लगातार, क्योंकि लद्दाख के लोगों को आज ये आशंका के विकास के नाम पर विनाश होने जा रहा है, उसको लेकर के वहाँ भूख हड़तालें सब चल रही थी। उन्होंने मिल करके कैंडिडेट तय किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी इसको अपना, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ टिकट मिली थी तो वो अडॉप्ट करे। उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, तो लोगों ने अपना कैंडिडेट को जिता दिया। तो ये जनता का उम्मीदवार था जो उसने विजय हासिल की। अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी उसको अपना उम्मीदवार बना लेती तो कांग्रेस का उम्मीदवार बनता, जीत जाता। कांग्रेस ने वो नहीं किया, वो अडिग रही अपने उम्मीदवार के ऊपर, तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। 2004 के इलेक्शन में वामपंथी पार्टियों को 62 सीट पूरे देश में आती, उसके बाद से अब तक धीरे धीरे कम होती। अभी आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीट पे रह गई है। क्या कारण है ये कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप मजदूर की बात करते, आप किसान की बात करते हो, आप जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हो, लेकिन सीटें कम होती जा रही है, तो ये राजनीतिक तौर पे जो ताकत घट रही है इसको कैसे देखते हो? इसमें 2 बड़े कारक मैं आपके सामने लाऊंगा। एक तो ये जिसका आपने बात कही कि बैसेट एमपी थे, हमारे सपोर्ट से ही वो सरकार बनी थी, हमारी सपोर्ट के बगैर वो सरकार नहीं बन सकती, बल्कि आप ये कहो। और उस समय के ऊपर एक यूपीए का ही अपना एक न्यूनतम कार्यक्रम बना, मिनिमम क्या बोलेंगे उसको, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया, प्रोग्राम बना था। हमने उस समय पे यही कहा था कि आपका प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इसकी उल्लंघना होगी तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। कंडीशनल सपोर्ट ये थी, प्रोग्राम आपका न्यूनतम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिस पर डिबेट हुई, चर्चा हुई, कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसे हमारी सहमति नहीं थी, जो है सहमति भी थी, लेकिन इसके ऊपर हमारी स्वतंत्रता है। तो एक समय के ऊपर आते आते कुछ चीज़ें हम करवा पाए, कुछ पॉजिटिव कार्यक्रम लगवा पाए, जिसमें खास तौर पर आप कहोगे कि गांव देहात के गरीब लोगों के लिए मनरेगा का कानून है, राइट टू एजुकेशन का कानून है, आदिवासियों के लिए भूमि का अधिकार का कानून बना है, स्वास्थ्य का है, कर्जा माफी का बना था, सूचना के अधिकार का कानून बना था। लेकिन जब उसकी उल्लंघना हुई है, खास तौर पर साम्राज्यवाद के साथ जो समझौता, आणविक संधि के नाम, एटॉमिक उसके नाम के ऊपर जो संधि की गई, उसके ऊपर हमारा एतराज़ था। हमें यह आश्वासन उन्होंने दिया था कि हम एक बार बात करते हैं, अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उस सहमति को तोड़ा गया। अब उसके आधार के ऊपर हमें आखिरकार समर्थन वापस लेना पड़ा। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक बात देखोगे कि आप साम्राज्यवादी ताकतों से लेकर के हिंदुस्तान की शासक वर्ग की पार्टी, जितनी भी ताकतें, कॉरपोरेट, बड़े लैंडलॉर्ड्स, अमेरिकन साम्राज्यवादी, सारी ताकतों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि लेफ्ट पार्टीज, उनकी जो कॉरपोरेट प्रस्त, साम्राज्यवाद प्रस्त जो नीतियाँ हैं, उसके लिए बहुत बड़ी एक बाधा बन गई। तो इनको किसी भी तरह से रोका जाए, इसको कट शॉर्ट किया जाए, राइट। तो इस चुनौती को उन्होंने इस तरह से लिया कि इस चुनौती का मुकाबला मिल करके किया जाए। उसका एक्सप्रेशन आप पाओगे कि बंगाल में जिसने भूमि अधिग्रहण का आज तक का हिंदुस्तान में कोई ऐसा पैकेज आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा जो वहाँ पर लागू किया गया था। सिंगूर की टाटा की फैक्ट्री बननी है, जिसमें ना सिर्फ किसान को बल्कि उस पर आश्रित जो खेत मजदूर है उसको भी पुनर्वास का, वहाँ के लोकल लोगों के रोजगार का, वहाँ पे ITI खोली गई स्पेशली ताकि लोकल लोगों को जो जिस ट्रेड का काम वहाँ है उस ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा सके। ऐसा पैकेज आप इंडिया में आज तक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि हम तो उस समय के ऊपर कह रहे थे भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खिलाफ है, फलां धक्कड़ है, और यहाँ ये कर रहे हैं, कम्युनिस्टों ने तुम्हारी ज़मीनें ले ली, तुम्हारे ये हो जाएगा। और पूरा का पूरा उसमें अकेली ममता नहीं है, ऑल फोर्सेस विद बैंड, साम्राज्यवादी ताकतों से लेकर के देश की जितनी भी बुर्जुआ पार्टियां हैं, ऑल पार्टीज, माओवादियों से लेकर के ऑल वर यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट। तो सारा मीडिया, सारी दौलत, सब कुछ, क्योंकि बड़ा राज्य है बंगाल, वहाँ से बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, तो CPM के खिलाफ एक पूरा का पूरा एक टेंट किया गया। और उसके बाद आप बंगाल में देखोगे एक बाइनरी सांप्रदायिकता का, एक कम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, जिसको आप प्रतिस्पर्धात्मक के, जिसमें मतलब TMC की तरफ से, क्योंकि उस पर अल्पसंख्यकों की भावना को भड़काया गया था। उस इलाके के अंदर नंदीग्राम हो, सिंगूर हो, वहाँ कहा था
तुम्हारे पुरखों की यहाँ जमीनों पे वो था, वो खत्म हो जाएगा। और जिनको लैंड रिफॉर्म के तहत जमीनें दी गई थी लेफ्ट फ्रंट की तरफ से, लेकिन सांप्रदायिक भावनाओं को उभार करके और उसके खिलाफ खड़ा किया। तो जहाँ एक तरफ टीएमसी की तरफ से ये तमाम जो कठमुल्लापन की ताकतें जो अल्पसंख्यकों के बीच में भी है, मुस्लिमों के बीच में भी, उनको सहलाया गया, इकट्ठा किया गया, उसके विरोध में बीजेपी इसको अपीजमेंट दिखाई दे रही थी कि भाई उनको बढ़ावा दिया जा रहा कठमुल्ला ताकतों को, तो हिंदुत्व की बात लेकर के आई। और इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा का एक दौर शुरू होता है। ये बिल्कुल एक प्लान ढंग से है, क्योंकि पूरी दुनिया का इतिहास इस बात को दिखाता है कि जहाँ कहीं पर भी सांप्रदायिक आधार के ऊपर ध्रुवीकरण पैदा होता है तो वर्गीय एकता को तोड़ता है, मेहनत का जनता की एकता को तोड़ता है। और यही जान है लेफ्ट की। लेफ्ट की राजनीति का ध्रुवी है वो मजदूर की, किसान की एकता, मेहनत का जनता की एकता। मेहनत का जनता की एकता को जाति के आधार पर तोड़ा जा सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए थी जनता से, क्योंकि वहाँ लेफ्ट पार्टीज भी आपके खिलाफ लड़ रही थी। मैं आ रहा हूँ, बातचीत हमने की है, ऐसा नहीं है। सारे देश में भी आप पाओगे, आपके सामने है पिछले 10 साल का अनुभव, 2014 का, 2019 का। क्या आप समझते हो कि जो पार्टियां थी वो लोगों के बीच में कुछ भी कह नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी? वो कर रही थी, लेकिन पूरा का पूरा मीडिया, शासक वर्गों की तमाम एजेंसियां, इसको आप कम करके नहीं देख सकते ना। आप दुश्मन जो जितना बड़ा है उसकी जो क्षमता है, लेफ्ट पार्टीज पूरे देश के स्तर पे देखो तो तब भी बेशक 62 एमपी आए होंगे सारा मिला करके, लेकिन कुल मिला करके देखे तो हम पूरे सागर के अंदर एक छोटा सा टापू है। तो उसको डिफेंड कर पाना आपके लिए जब बाहर से इतना बड़ा। दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि जो हमने अपने पार्ट पे भी सोचा था कि लंबे समय तक शासनकाल रहते रहते वहाँ लोगों ने दिया था सपोर्ट, पॉपुलर बैंडिट थे, सब कुछ थे, उसके बावजूद भी नीचे के स्तर के ऊपर कई जगह पे हमारे यहाँ जो जनता के साथ एक संपर्क, हमारा निरंतरता का एक जीवंत संपर्क जो बना था, जो हमारी ताकत थी, वो धीरे धीरे कटा। और हम भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, नौकरशाही के ऊपर, हमारी स्कीम्स को लागू करने का उस पर निर्भरता बनती चली गई, जनता से कटाव होता चला गया। तो ये दो चीजों का सम्मिश्रण है, एक तरफ से दुश्मन का हमला, दूसरी तरफ से आपकी अपनी सांगठनिक कमजोरी। इसके चलते हुए वो चोट पहुंची और वो नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई के लिए लगातार कोशिश जारी है। दोबारा से उस जमीन को अगर हासिल करना है तो इंस्टेंटली तो है नहीं, जितना लॉस हुआ है उसको दोबारा से रिगेन करना है तो उसके लिए उतने स्ट्रगल आपको करने पड़ेंगे, जो कि किए जा रहे हैं। हमारे वहाँ साथी शहादतें दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके चलते हुए यू विल फाइंड पिछली बार से इस बार में भी बंगाल के अंदर थोड़ा वोट शेयर बढ़ा है। अगर आप लोकसभा में देखोगे तो भी बढ़ा है, लेकिन पंचायत चुनाव में अगर देखते, पिछले पंचायत चुनाव जो हुआ उसमें तो बीजेपी डाउन गई और लेफ्ट की 11% वोट बढ़ी थी, जबकि तमाम लेफ्ट के ऊपर हमला, वहाँ मतपत्र फाड़ दिए गए, हमले किए गए, बीजेपी का कोई वोट नहीं टूटा, ना मतपत्र नीचे ना गया, उनके किसी बूथ के ऊपर कब्जा नहीं हुआ। अकेले सीपीआईएम की थी जो जहाँ पर बूथ जलाए गए, तोड़े गए, सब हुए, उन सब के बावजूद खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बावजूद भी जितनी भी वोट पड़ी गिनती हुई उसमें 11% वोट पड़ी। ये जो हम बढ़े हैं यहीं से बीजेपी का, क्योंकि टीएमसी के हमले से जो लोग तंग थे उनने संरक्षण पाया एक समय पे बीजेपी से, क्योंकि केंद्र में सरकार है, इसलिए वो उसके साथ जुड़े गए थे। लेकिन अब जब हम संघर्ष में आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी की नीतियां लोगों के सामने आ चुकी हैं, तो वो दोबारा से धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब चुनाव के अंदर दिखाई देता है कि भाई लेफ्ट कुल मिला करके हमारे प्रति हमदर्दी, सपोर्ट बेस सब बढ़ा, जितना वोट प्रतिशत उससे कहीं ज्यादा बढ़ा, लेकिन चुनाव के अंदर जब निर्णायक स्थिति पैदा होती है कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए, कहीं देश में धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, ये संविधान को बचाने की जो सवाल जो खुद इंडिया गठबंधन भी कह रहा है, सीपीएम भी कह रही है, तो उसमें निर्णायक रूप से अगर बीजेपी को हराना है तो कहीं डिवाइड होकर के वोट, इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए। तो इसलिए हमें जितना वोट मिलना चाहिए था, जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे, उतना नहीं मिला है। बट जैसे ही देश के स्तर पर अब ये आज मान ले बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तो मिली जुली सरकार है, इसके अपने अंतर विरोध होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी आप उसके ऊपर नहीं कह सकते। इसलिए इंडिया गठबंधन ने भी तय किया है कि भाई हम नजर रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये पार्टी उधर से आ जाए, सरकार बना ली जाए, नजर रखेंगे, उचित समय पर उचित हम निर्णय लेंगे। और इस आधार के ऊपर ये जो मुद्दे हमारे हैं लड़ाई के, संविधान को बचाने का, जनतांत्रिक अधिकारों की बहाली का
उसके साथ साथ ही महंगाई को कम करने का, रोजगार का, खेती बाड़ी का, ये तमाम के तमाम मसलों के ऊपर वो संघर्ष हमारे होंगे। यही एक आगे का रास्ता बनेगा और सीपीआईएम इसमें अगली कतारों पर रहेगी। हरियाणा में आपकी पार्टी ने, हम जो रिपोर्ट करे देख रहे थे, बड़ी मजबूती से चुनाव फाइट किया है कांग्रेस के साथ मिलके। कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए थे यहाँ पे। क्या भविष्य में राज्य में कोई गठबंधन की शुरुआत आपकी है या इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ोगे विधानसभा में? देखिए, लोकसभा में जो आपने बताया, क्योंकि हमारी पार्टी ने इस बात को ज्यादा गहराई से एहसास किया था, इसलिए हमने कहा था कि सभी पार्टियों को इकट्ठा एक मंच पर आना चाहिए। और इस आधार पर हमने हरियाणा में तय किया कि हम पहले लड़ते थे चुनाव, 1 सीट पर लड़ लिया, 2 सीट पर लड़ लिया। अब की बार हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे, उम्मीदवार के रूप में नहीं, हमारा उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को हराने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और उसमें जो बीजेपी को हराने के लिए तो इंडिया अलायंस का पार्टनर था, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी, आप पार्टी थी, उनके लिए हमने अपने स्वतंत्र दम पर अपना चुनाव मान करके हमने पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि हम बिल्कुल इस बात के प्रति कमिटेड थे कि देश में संवैधानिक व्यवस्था को, जनतंत्र को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, तो बीजेपी को हराना है। अगला रहा जहाँ तक विधानसभा के चुनाव से संबंधित, अभी भी हमारी अप्रोच यही है। ना हरियाणा में अपन बीजेपी को कम करके देखना चाहिए, बेशक 5 की 5 सीटें बीजेपी जीती, हारी कह लो, 10 की 10 थी, उसके पास 5 हार गई। तो उस चुनाव में 46 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन कह लो, इंडिया गठबंधन, वो जीता है, लेकिन 44 के ऊपर तो बीजेपी अभी भी खड़ी है। तो बीजेपी अभी भी एक फोर्स है, इसलिए हमारी कोशिश होगी अभी भी कि वे सभी सेकुलर डेमोक्रेटिक जो भी ताकतें हैं उनको मिल करके हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए, ये हमारी अप्रोच रहेगी। लेकिन अब ये क्योंकि देश हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ये उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि वो इस तरह का उनके लिए या प्राथमिकता बनती है कि नहीं बनती है, क्या उनके पास एक संकीर्ण अपना ही वो रहता है, ये टाइम बताएगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी, अगर उसके बावजूद भी अगर ये नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम एक राजनीतिक पार्टी है, हमारी भी एक राजनीति है, लोगों में हम लेके जाएंगे, कुछ चुनिंदा सीटों के ऊपर हम चुनाव डेफिनेटली हम लड़ेंगे। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आप हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम, लेफ्ट जो भी है, उन सब को इकट्ठा मिलकर आपसी एडजस्टमेंट और बड़ी पार्टी जो है उसको अकोमोडेट करना चाहिए छोटी पार्टियों के साथ मिल करके, तभी जा करके कॉन्फिडेंस बनता है, मोमेंटम बनता है, लोगों को भरोसा पैदा होता है। तो ये हमारी अपील भी रहेगी कांग्रेस पार्टी से भी कि वो जो देश के स्तर के ऊपर आज जो मैंडेट आया है उसी को आगे अंजाम देते हुए, आगे बढ़ाते हुए इस यूनिटी को, इस एडजस्टमेंट को वो बरकरार रखे, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। कॉमरेड सुरेंद्र मलिक हमारे साथ थे। बातचीत हुई है कि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसके क्या मायने हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र में क्या अंतर था, इसके साथ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिस प्रकार से धीरे धीरे अपना जनाधार खत्म करती जा रही है, क्या वो जनाधार खत्म कर रही है या वापिस आने की कोशिश कर रही है। इसके साथ में हरियाणा में वो गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इस पूरे इंटरव्यू में आपको क्या लगता है, क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अकेला लड़ना चाहिए या कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, और किन किन मुद्दों पे क्या क्या उनके कार्यक्रम में, हरियाणा के कार्यक्रम में हो सकता है। जनमंच के साथ आप बने थे, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।